बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद उबैदी सफान के साथ आके आज एक और प्रोग्राम में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन आप सबके लिए बात बड़ी हैरत की होगी कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं कि हम कभी कभार हीरो को जीरो बना देते हैं या जीरो को हीरो बना देते हैं। और ये बात भी हम मानेंगे कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे तबके के लोग भी हैं कि वो इनफरादी जो चीज़ें होती हैं उनको फ़रोग़ देते हैं इज्तिमाई कामों पे, और कहीं न कहीं हम अपने और अपने मुआशरे का और अपने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। शायद मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट अपडेट की थी कि मैं अपने साथ एक जो मेरा अपकमिंग शो का उसमें मैं एक मेहमान को लेने जा रहा हूँ, उसका नाम है प्रोफ़ेसर डॉक्टर इंजीनियर सैयद आबिद अली शाह साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं बनी यूनिवर्सिटी के। और लेकिन जब भी मैंने इनबॉक्स खोला पिछले 2 दिनों में, तो मुझे हज़ारों इनबॉक्स रिसीव हुए हैं। मुझे कमेंट्स में पर्सनल डिफरेंट चीज़ें, उनमें से बेशतर जो थे 50 टू 60% यकीन कीजिएगा कि उनमें बड़ा मोहब्बत और एप्रिशिएट किया गया कि आप इतने अरसे बाद उस बंदे को मंज़र आम पे लेके आ रहे हैं जिसने बन्नू की आवाम के साथ और यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ किया। बहुत और मैसेजेस थे, कुछ गालियाँ गलौज भी हमें पड़ी, कुछ क्रिटिसिज्म का सामना भी हमें करना पड़ा। लेकिन इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और तारुफ कराता हूँ मैं जनाब अपने गेस्ट का। इसका हमारे जो गेस्ट हैं बड़े ऑनरेबल, बड़े ही रिस्पेक्टेबल जनाब प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर सैयद आबिद अली शाह साहब। आप वाइस चांसलर हैं, बनी यूनिवर्सिटी के हैं। और इसके साथ अगर आपकी मैं तालीमी कारकर्दगी पे एक नज़र डालूँ, तो आपने बैचलर्स किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, और उसमें आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है। उसके बाद आपने जब मास्टर्स किया, वो भी आपने नस्ट इस्लामाबाद से किया, उसमें भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। देन आपने पीएचडी की है जर्मनी से 2004 में। उसके बाद आपके मेरे पास एक सीरीज पड़ी हुई है, आपने 2011 टू 2013 आपने फेलोशिप की है सेगन जर्मनी में। उसके बाद आपने जीएसपीएस फेलोशिप की है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान में 2007 टू 2009। देन आपकी MIF फेलोशिप है, उसमें आपने टोक्यो जापान में वहां पे भी आपने फेलोशिप की है। इसके बाद आपके बाकी सुपरविजन में जितने स्टूडेंट रहे, PhD, MPhil, BS, मास्टर्स के, उनकी एक मेरे पास लिस्ट पड़ी है। आपकी पब्लिकेशन पब्लिश पेपर्स जो हैं वो 90 हैं, उसमें बुक्स, चैप्टर्स एंड बाकी जो चीज़ें, एक लंबी लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है। आपकी आपकी एक्सपीरियंस और आपके डिफरेंट और असनाद और अवार्ड्स वगैरह की एक लंबी फिहरिस्त शामिल है, जिसको अगर मैं बयान करूं तो यकीनन 5 से 10 मिनट लगेंगे उस चीज़ पे। सर, आपकी तरफ आएंगे, पहले तो आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर, आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई। मैं स्टार्ट यहाँ से इसलिए लूंगा कि मेरे पास काफ़ी लोग अभी कमेंट्स में भी और इनबॉक्स भी काफ़ी लोगों ने किया है कि सर को आप लाइव ले रहे हैं। बाकी जो सवालात हैं, बाकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, एजुकेशन के बारे में आपसे बात तो मैं लाजमी तौर पे करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो एक कंट्रोवर्सी आप पे एक वाकई इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, वो जरा बयान कीजिएगा कि क्या हुआ था, क्या इशू था, और उसके बाद आपको सडनली वीसीशिप से हटा दिया गया था और आप बड़े कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए थे। जरा उसके बारे में सर आप बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्तबा फिर आपका बहुत शुक्रिया लाइव लेने का। देखें, ये तो वक्त के साथ फिर खुद ब खुद ये सारे मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं। जब आप सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला वो ज़ात है जो हक को हमेशा गालिब रखता है और बातिल को वक्त के साथ हमेशा मगलूब कर देता है। ये हमेशा हमारी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन में ये है कि जब आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सामने एग्री नहीं करते और मेरिट और ईमानदारी को आप सर फहरिस्त रखते हैं, तो इस किस्म के वाक़यात के ज़रिए से आपको डिमोरलाइज़ करने की बहुत कोशिशें की जाती हैं। जब हर तरफ से बंदा जब है, उसे पता चल जाता है कि ये बंदा ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, तो फिर ये हमारे इदारों में अक्सर ये ऐसा होता रहा है कि वो इस तरीके से फिर आपको ब्लैकमेल करता है। ना मुझे इसके बारे में पता है कि ये कैसे रिकॉर्ड हुई, कहाँ पे हुई। कम से कम ये तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कि ना इसका मेरे पोजीशन के साथ कोई ताल्लुक है, ना ये इदारे में ये पिक्चराइज़ हुई, ना ये बनू के जुरिसडिक्शन में पिक्चराइज़ हुई, ना ये यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी के साथ हुई।
یہ نہ یہ پوری KPK کی جورسڈکشن میں یہ پکچرائی ہوئی. اتنا مجھے یاد ہے کہ آئی ایم 100% شور, یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر دیتا ہوں کہ اس کا میری پوزیشن اور میری جاب سے کوئی تعلق نہیں, کوئی پوزیشن نہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ بھائی یہ کس طرح ریکارڈ ہوئی, کس نے کی, اور اس کے پیچھے اس کا نقل العین کیا تھا. اگر مجھے اس کا 1% بھی پتہ ہوتا کہ کوئی ایسا پروگرام ہوگا ماضی قریب میں یا بعید میں جو جا کے آپ کا فیوچر میں میرے لیے, میں اس طرف دیکھنے کی میری وہ 1% بھی میری کوئی حسرت نہیں. لیکن یہ اس طرح کے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو تھی کوئی آج مطلب یونیورسٹی کے جورسڈکشن میں نہیں تھی, یہ آج سے مطلب اس انسیڈنٹ سے کئی سال پہلے کسی پارٹی میں یا کسی فنکشن میں ریکارڈ ہوئی تھی, اور وہ بھی KPK سے باہر, چاہے اسلام آباد میں یا پھر آؤٹ آف کنٹری. ہاں, یہ بالکل یہ سے باہر, اس کا میری جاب اور میری یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کے جواب میں بلیک میل ہوا. الحمدللہ میں نے اپنی بےعزتی برداشت کر لی, لیکن میں نے پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے کو بلیک میل نہیں ہونے دیا, اپنے آپ کو بلیک میل نہیں ہونے دیا. اور اس کے جواب میں نے غیر قانونی اور میرٹ سے ہٹ کے ریکروٹمنٹ دی. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی وضاحت کر دی, آپ کی شکر گزار ہیں. ویسے ہمیں اس چیز کی وضاحت لینے کا کوئی حق نہیں, کوئی ادھیکار نہیں. یہ آپ کی ذاتی زندگی کا ایک کام ہے, اپنے سارے لوگ انجوائے کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں. اگر اس کے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اس کا بنو کے ساتھ, یا وہاں کے جو لوکل علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, تو آپ کی پرائیویٹ زندگی سر, اس پہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس پہ سوال اٹھائیں. آپ کی پرائیویٹ زندگی ایک اپنی ہے, اور آپ کا پروفیشنل جو کیریئر ہے وہ ایک اپنا ہے. آپ کے پروفیشنل کیریئر پہ میں سوال ضرور اٹھا سکتا ہوں, لیکن آپ کی ذاتی زندگی پہ مجھے سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی ادھیکار نہیں ہے. میں اس پہ نہیں کہہ سکتا کچھ. اور میں ساری جو عوام دیکھ رہی ہیں اس وقت, ان سے درخواست کروں گا کہ ہر انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے, اور ہر انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں انجوائے کرنے کا حق ہے, اور وہ اپنے اعمال اور اپنی ساری چیزوں کا خود جواب دہ ہیں. تو ہم کسی کی ذاتی زندگی کو اس کی پروفیشنل لائف کے ساتھ کمپیئر نہ کریں تو اچھا ہوگا. اس سے ہم اپنے اجتماعی اور ملکی سطح پہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میں صرف اس چیز ایک آدھا سیکنڈ میں اس میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اس قسم کے واقعات جو ہیں اس کا تعلق سائبر کرائمز سے ریلیٹڈ. سائبر کرائمز کے لیے حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA. یہ بین الاقوامی چارٹر ہے, اور یہ پاکستان کے FIA کا بھی چارٹر ہے کہ بھائی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویسی کو انویٹ کرے, پرائیویسی پہ حملہ کرے, اور اس کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کرے. اور ایسا کرنے والا جو ہے وہ تعدیلات پاکستان کے مطابق 7 سے 14 سال قید کا مستحق ہوگا. تو بجائے یہ کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو پکڑا جائے, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ایک شریف بندے کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کیا, پھر اسے تخت مشک بنایا. یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ میری ساکھ دیکھیں, میرا پروفائل دیکھیں, ماضی میں میرا کام دیکھیں, میری کنٹریبیوشن دیکھیں. اور وید صاحب آپ خود ہماری یونیورسٹی میں آ چکے ہیں, اس یونیورسٹی میں بین الاقوامی ایمبیسیڈر آ چکے ہیں, انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے, صدر پاکستان نے وزٹ کیا ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس یونیورسٹی کا وزٹ کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے, کام اپریشیٹ کیا ہے, اور اس کی جو پروفائل ہے وہ دن بدن بہترین ہوئی ہے. تو اس کی طرف تو کسی نے بھی توجہ نہیں دی, اور اس طریقے سے میڈیا میں اور جو اخباروں میں اس طرح گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے میرے خاندان اور میری جو پوزیشن ہے اس کا مذاق اڑایا گیا, اور مجھے تضحیک اور تذلیل کا نشانہ بنایا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جس کے ذریعے سے ہماری جو ادارے ہیں وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. ورنہ پھر ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے تو باہر کی دنیا ہے, برین ڈرین ہوگی, سب باہر چلے جائیں گے. تو یہاں پر آپ کے لیے, آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی ٹیلنٹڈ مطلب موجود ہی نہیں ہوگا. سر آپ کی باتوں سے مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا, اور کئی ساری چیزوں کی سمیل بھی آ رہی ہیں جو آپ سے میں اگلا سوال بھی کر رہا ہوں. اور میرے پاس اس وقت جو ان باکس پڑے اس میں کئی جو سوالات ہیں وہ میرے اس آنے والے سوال کے ساتھ لنک کرتے ہیں. یقیناً آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے پاکستان سے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں اس طریقے سے نراش ہو کے, وہ اس معاشرے سے
خوف زدہ ہو کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس وقت جو میرے ساتھ سوالات کریں، بنو یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے سوالات پوچھے ہیں، اس میں سے ایک دو فیکلٹی ممبرز نے بھی سوالات پوچھے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں گروپنگ کا شکار ہوئی ہیں وی سی صاحب۔ کچھ اسٹوڈنٹ کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے سر جو ہے ڈفرینٹ پالیٹکس ہو رہی ہیں، انٹر یونیورسٹیز پالیٹکس جو ہوتی ہیں اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ وی سی شپ کے لیے بڑے امیدوار تھے، سو اس لیے وی سی صاحب کو ان کے ماضی کے کچھ ویڈیو جو کہ یونیورسٹی لائف، جو خود جس وقت یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے یا فیلوشپ تھے، تو ان ٹائم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے ان کو بلیک کیا گیا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کے وکٹم رہے، ذرا یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹیز میں جو گروپنگ اور پالیٹکس ہوتی ہیں اساتذہ کے مابین، فیکلٹی ممبرس کے مابین، کسی پوزیشن کے لیے، ڈائریکٹرشپ کے لیے، وی سی شپ کے لیے، کسی بھی ایک عہدے کے لیے، کیا یہ کتنا اثر انداز ہوتی ہیں ایک ادارے پہ یا ادارے کے طلباء پہ؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے، بہت ٹو دا پوائنٹ کویسچن ہے۔ دیکھیں ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں ان کے جو میکسیمم فیکلٹی ممبران ہیں وہ بڑے قابل، بڑے شریف، بڑے لائق فائق اور بہت محنتی، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کا تھوڑا سا سروے کر لیں، ان کے آگے آنے میں بڑی پرابلم۔ 10 سال سے ہر ایک فیکلٹی ممبر ایک پوزیشن پر ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہ جب ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پرسکرائب کرائٹیریا جو ہے فالو کیا جاتا ہے، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کا پولیٹیکل تھوڑی سی انٹرفیرنس ہے یا ان کا جو ریفرنس ہے یا جو یونین سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ تو اس میرٹ لسٹ پر پورا نہیں آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو دوسرے قابل ہیں وہ جب اس پوزیشن تک پہنچتے ہیں تو کوئی جا کے کورٹ میں اسٹے لے لیتا ہے۔ آپ جب اللہ کے بندو، جب آپ ایڈورٹیزمنٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس پوزیشن از اوپن فار دا پیپل لیونگ آل اوور پاکستان۔ اس کے بعد آل اوور پاکستان سے لوگ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، ساتھ میں جو پروسیسنگ کی جمع کریں گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کرائٹیریا کو فالو کیا جائے گا، اسکروٹنی ہوگی، پبلیکیشنز کی ریویو ہوگی، اس کی آتھینٹسٹی چیک کی جائے گی، مارکنگ ہوگی، ڈیمونسٹریشن ہوگی، اس کے بعد اسکریننگ ہوگا، اس کے بعد جو ہے نا آپ کا شارٹ لسٹنگ ہوگی، میرٹ لسٹ بنے گا، سلیکشن بورڈ ہوگا۔ سلیکشن بورڈ میں جو ٹاپ 5 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان پہ غور و خوض ہوگا، ان میں سے جو سب سے بہترین ہوگا، جن کی اورل کمیونیکیشن سکل اچھی ہو، پبلیکیشن ٹو دا پوائنٹ ہو، فنڈڈ پروجیکٹس ہوں، پیسے لائے ہوں، اسٹوڈنٹ سپرویژن ہو، ڈگریاں ہوں، کوئی سیکنڈ یا تھرڈ ڈویژن نہ ہو، اس کو چوز کرنے کے بعد پھر سنڈیکیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ سنڈیکیٹ سے اپروول ہونے کے بعد پھر اسے اپوائنٹ، یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہے۔ ہمارے والے سر لوگ جو ہیں، ہم آپ فوکس ہو کے ایک چیز کا جواب دینا چاہیں گے کہ کیا آپ کی یونیورسٹی میں جو اساتذہ کے مابین گروپنگ تھی اس کا شکار آپ ہوئے تھے یا نہیں، اور پورے ایگزیکٹلی پاکستان میں یہ گروپنگ ہوتی یا نہیں؟ اس میں ہوتی ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں بھی میں اس کا اس لیے شکار ہوا ہوں کہ آپ وہاں پر جب ایک کو جو ہے نا وہ میرٹ کے مطابق آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کے جو آپ جو ہے وہ اس کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں تو دیکھیں جب آپ حق اور سچ بات کہیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ 100% لوگ آپ سے خوش ہوں۔ جو بندہ سب کو خوش رکھتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے آپ کے معاشرے میں ایک ایسا بندہ ہو جو سب کو خوش کر رہا ہو، وہ منافقوں کا سردار ہو۔ آپ سب کو خوش کریں، سب تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوش نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کتنی تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے مکہ میں ٹائم گزارا، پھر مدینہ میں ٹائم گزارا، 3 سال انہوں نے شب ابی طالب میں لاک ڈاؤن کیا، یہاں تک کہ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے بنو ہاشم والے۔ تو اس سے تو کوئی خوش نہیں ہوتا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میرٹ کی بنیاد پر پوزیشنز آر اوپن، باہر سے بھی لوگ آ سکتے ہیں ٹیلنٹڈ، جو وہاں پر ایگزسٹنگ فیکلٹی ہے جن کی ڈاکومنٹ میں ڈیفیشنسی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اگر باہر سے کوئی ٹیلنٹڈ بندہ آئے تو پھر اس کے مطابق میں وہ پھر آؤٹ آف دا باکس بیک ڈور سے جو ہے نا وہ ڈیفامیشن کمپین چلاتے ہیں، فیک لیٹرز کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ فیک آئی ڈی سے سوشل میڈیا پر جو ہے کمپین چلاتے ہیں، اور ایک شریف ٹیلنٹڈ اور قابل وائس چانسلر جو کہ باہر سب کچھ چھوڑ کر ان کے لیے آتا ہے، اس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اور یہ ڈیلیبریٹلی یہ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ صرف وائس چانسلر نہیں، بڑے قابل پروفیسر ہیں جو یونیورسٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیکاز دیر از اے گروپ آف پیپل جو کہ ڈیلیبریٹلی صرف اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہ
जो काबिल और टैलेंटेड लोग जो है ना उनकी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं। टैलेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो बस यही जी एक चीज होती है। डेफिनेटली आपकी एक प्राइवेट लाइफ होगी, आप घर में अपनी वाइफ के साथ होंगे, बच्चों के साथ होंगे। जब आप एक मर्तबा आपकी छुट्टी हो जाए, आप इदारे से बाहर निकल जाए, तो दुनिया का कोई कानून आपको इस बात से नहीं रोक सकता है कि आप जाके बाजार में शॉपिंग करें, आप जाके शादी ब्याह की तकरीबात में शिरकत करें, आप जाके अपने दोस्तों की महफिलों में बैठें, आप जाके अपने वालिदैन के साथ मुलाकात करें। ये फिर जाके उसको टारगेट करते हैं। वहां से जो है ना पिक्चराइजेशन वगैरह करते बाकायदा आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने मेरे ये 10 बंदे रिक्रूट नहीं किए तो मैं इस तरीके से जो है ना आपकी करेक्टर असैसिनेशन करूंगा और माशरे में आपकी तस्दीक करूंगा और आपको जलील व ख्वार करूंगा। अब मुझे बताएं, आप एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पर जो है ना डेवलपमेंट का लेवल वो नहीं है, उसको आप जीरो लेवल से उठाकर हाई प्रोफाइल पर लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे। जब आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करेंगे तो उसमें ऐसे चंद लोग जरूर होंगे जिनके लिए जिनका दाना पानी बंद होने का फिर खतरा पैदा हो जाएगा। तो फिर वो उसको एक जाती अना का मसला बनाकर आपको बाकायदा एसेसिनेट करते हैं, आपको टारगेट करते हैं और बहुत बुरी तरह ऐसा टारगेट करते हैं कि हर जगह पर ऐसा कैंपेन चला लेते हैं कि जिससे आप जो है ना वो दलील और आपकी तजहीक होती। आपने 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त की हैं कि हमारे ना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुपिंग और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रुझान है और इससे काफ़ी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से काफ़ी पीछे रहा है अभी तक। और यकीनन ये एक बहुत ही खौफनाक तरफ हम जा रहे हैं, खौफनाक मनाज़िर हमारे सामने आते हैं और दिन-ब-दिन हम देखते हैं कि काबिल प्रोफ़ेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स दूसरे कंट्रीज़ में सेटल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको वो मकाम नहीं दिया जाता। इसमें यूनिवर्सिटीज़ के अलावा इसमें जो बड़ा रोल है हमारे एचईसी का है कि उन्होंने कोई ऐसे कवानीन इख्तियारात का जो दारोमदार है वो बड़े अनइक्वल तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो एचईसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट नहीं करते या कुछ और बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुपिंग की एक वबा आई है और वो कई सालों से होते आई हुए हैं और अभी ये बहुत उरूज पे जा रही है। आपने 2-3 चीज़ों अपने बातों में 2-3 चीज़ों की तरफ बड़ा ज़ोर दिया। आप खुल के नहीं बात कर सकते लेकिन आपने इशारा ज़रूर किया है और आप इशारा दें या ना दें, आपके स्टूडेंट्स ने हमें बता दिया है और आपके स्टूडेंट्स के इस वक़्त मेरे पास सियाल वज़ीर और इस तरह कुछ और स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है इनबॉक्स में और उनका कहना ये था कि हमारे सर यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स की ग्रुपिंग के अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार हुए हैं। कुछ भर्तियाँ ना करके आप उसका शिकार हुए हैं। ये इससे थोड़ा-सा पर्दा उठाएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बाहर से एमपीएस और एमएनएस की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, मिनिस्टर्स की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है, ये कैसी थी, कितनी होनी चाहिए या कितनी नहीं होनी चाहिए? आप यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बात कीजिएगा, ओवरऑल केपीके की उस पर्सपेक्टिव से भी आप बात कीजिएगा। ये भी एक बहुत एक बड़ा पिंचिंग क्वेश्चन। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में इसका जवाब दूं। देखिए, जो आपका जैसे टाइम आपका प्रोग्रेस हुआ है, आपकी यूनिवर्सिटियां बढ़ी, जो कि सेटल्ड एरिया है आपके पेशावर, उसमें तो जो यूनिवर्सिटियां हैं वो कंसोलिडेटेड हो चुकी है। उसमें ज्यादातर जो है ना कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपके फार फ्लंग एरियाज में साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, वहां पर जो यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, तो सबसे पहले तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज ना होने का शिकार हैं। अच्छा, अगर कोई टैलेंटेड भी आ जाए किसी तरीके से उसे एक बेहतरीन इदारा बना लें, तो पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार इर्द गिर्द जो इलाका है वो तो डेवलप नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी एक बंदे की वजह से डेवलप हो रही है, तो ये तो जॉब फैक्ट्री बन गई। अब डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो एमएनएमपीएस हैं, वो हमारे एमएनएमपीएस हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारे लिए जो है ना वो इंतहाई रिस्पेक्ट के हामिल है, क्योंकि हमारे मुल्क, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की एमएनएमपी है और उनके लिए रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी बात है। इलाके में बेरोजगारी है, इलाके में जॉब नहीं है, लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। लेकिन अगर मिलनी चाहिए तो फिर सबको मिलनी चाहिए ना, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं
कि आप एक मखसूस बंदे के जो है ना इतने बंदों को आप ले लें। और मैं अभी आपको बता दूं कि अभी तो रूल्स एंड रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट हो गया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से कि आप क्लास 3 क्लास 4 के बंदों को भी रिक्रूट करने के लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उसमें मेरा सिर्फ एक वोट है, मैं सिर्फ एक बंदा हूँ, कमेटी में 10 बंदे होते हैं, उनके 9 बंदों के अलग वोट होते हैं। तो अगर मैं 100% उनको मार्क्स दे भी दूं, वो 9 बंदे अगर इनकारी हो जाएं तो उनकी सिलेक्शन किस तरह होगी। फिर आप इस बात को भी मद्देनजर रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी को रिक्रूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात को तो याद रखा जाए कि क्या मुझे वाइस चांसलर इसलिए बनाया गया कि मैं वहां पे जाऊं और सरकारी इदारे में जो है लोगों को रिक्रूट करूं, लोगों के हलकों में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने की कोशिश करूं। हमारी यूनिवर्सिटियों में तो खुद जो है लोग आ रहे हैं, वहां पर जो है अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के मुताबिक फिर उनकी स्क्रूटनी होती है, कई कई सालों से उनके सिलेक्शन बोर्ड नहीं हो रहे हैं क्योंकि अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। तो ये सब होने के बाद हमें ये भी देखना पड़ता है कि आपने अगर किसी को रिक्रूट कर लिया है तो क्या उसको आप मंथली सैलरी दे सकते हैं, क्या मंथली सैलरी के लिए आपके पास पैसे हैं, क्या आप ये पैसे दे सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस। अगर तो आपके पास लोगों को रिक्रूट करने के लिए पैसे ही नहीं है या उनको मंथली सैलरी ही नहीं दे सकते हैं, तो आप ये किस तरह जो है ना उनको उस पोजीशन पर जो है आप लगा सकते हैं। हाँ, बड़े मेरा बेहतरीन अपना बात जो की नजरिया है। सही है आपने, ना जी। बड़ी बेहतरीन बात की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिहाज से। मुझे सिर्फ शॉर्टकट बड़ी ही मुख्तसर अंदाज में ये बयान कीजिएगा कि क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह करती है या नहीं? बड़ा बड़ा ही मुख्तसर। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। वहां से जो रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फुलफिल करती है। अब अगर उसमें इंटरफेरेंस होगी तो फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन तो अप्लाई नहीं हो सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर आपने रिक्रूटमेंट की बात की, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैंने कभी भी रिक्रूटमेंट की मुखालिफत नहीं की। बेरोजगारी है, गरीब लोग हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि क्या जिन लोगों को आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से रिक्रूट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हुकूमत आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रही है उनकी सैलरी देने के लिए। हुकूमत के पास तो अभी किसी की तरफ से इतना कट लगा है कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी सैलरी पूरी नहीं हो रही है, हाफ बेसिक पे दी जा रही है, पेंशन के लिए पैसे नहीं है। छह जाए कि आप ऊपर से 10 बंदों की और लिस्ट भिजवा दें कि भाई ये मेरे हल्के के लोग हैं, उनको रिक्रूट कर लें। हमारे सर आंखों पे मैंने हमेशा उनकी बड़ी इज्जत की है, लेकिन उनसे हमेशा मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब वाला आप रिक्रूट तो कर देंगे, लेकिन इनके लिए सैलरी में किस बजटरी हेड से लेके आऊंगा, वो बजटरी हेड तो मुझे हुकूमत पाकिस्तान नहीं देती है। ठीक है सर, ये एक हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा था जिसमें हमने सर की जो कारकर्दगी है बड़ी यूनिवर्सिटी के लिहाज से और वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, सर की बातों से, वीसी साहब की बातों से दो तीन चीजों का बड़ा बेहतरीन तरीके से हमें अंदाजा लगा कि पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज जो इस वक्त हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह है, वो दो तीन फैक्टर्स की वजह से। उसमें सबसे पहली चीज है हमारी यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी मेंबर्स के बीच में ग्रुपिंग और पॉलिटिक्स, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह होती है, आगे नहीं बढ़ पाती। नंबर सेकंड चीज उसमें है वो एचईसी का किरदार है, और गवर्नमेंट का जो किरदार है वो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही है उस लिहाज से, ताकि यूनिवर्सिटीज में आपस में ये लोग ना झगड़े, उनको फाइनेंशियल जो एक एसेट है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि प्रोफेसर जो है, फैकल्टी मेंबर जो है, वो इस लिहाज से कम मुतमैन रहे। तीसरी जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से हमारे पूरे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाह हो चुका है, वो उसकी बेसिक जो वजह है वो हमारी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब ये मुझे समझ में नहीं आती कि भर्तियां ठीक है आपने करानी है, आपने दूसरे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कराना है, आपने उसमें स्टूडेंट फेडरेशंस लगाने हैं, आपने फेडरेशंस के अलावा अपनी इन्फ्लुएंस रखनी है, बट यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारा इस चीज के लिए नहीं बना कि आप उसमें अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए उसको इस्तेमाल करें। आप अपने वीसी अपॉइंट करवाएं, आप अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाएं, आपने अपने बंदों को वहां पे रिक्रूट करवाएं। तो ये जब तक होगा हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता।
تو प्रोफेसर सैयद आबिद अली शाह जैसे हजारों लोग जो इस तरीके से विक्टिम बने हुए हैं, हमें जाती जिंदगी के अलावा उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे सवाल उठाना चाहिए, आपने क्या किया क्या नहीं किया। हमें बड़ी खुशी होगी कि हम किसी वीसी के पास जाएं कि आपने अपने कैरियर में, अपने टेन्योर में क्या काम किया क्या नहीं किया। हमारे सामने अपना काम रखिएगा, आप हमारे सामने अपना प्रोफाइल रखिएगा, आप हमारे सामने सारे काम का खुलासा रखिएगा, आपने 3 साल में क्या किया है, 2 साल में क्या किया है, कितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं, मास्टर कितने, आपने क्या इसमें आगे प्रोसीडिंग्स किए हुए हैं, ये चीज होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर इसके बाद हम थोड़ा सा एक अलग चीज के बारे में कि जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए जरूरत भी है, और आप चूंकि सारी उम्र बाहर पड़े हुए हैं तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जरा तरीके से इसको समझ सकें, क्योंकि हमारे लिए आप जैसे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें पहली चीज ये है, आप बड़ा शॉर्ट, हमारे पास सिर्फ सर 5 मिनट रहते हैं प्रोग्राम के, आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान जिस कंडीशन से गुजरा है, बल्कि पूरी दुनिया, बिकॉज ऑफ कोविड-19, उससे जो सिचुएशन बनी है पूरी दुनिया में, तो सारी दुनिया डिजिटलाइज होने की कोशिश करे, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ रही है। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने बड़ा रिजिस्ट किया कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ नहीं आ सकते। आपसे 2 क्वेश्चंस है। पहली चीज कि पाकिस्तान क्या कितनी जल्दी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ सकता है? पहला सवाल, बड़ा शॉर्ट। दूसरा सवाल, पाकिस्तान को ऑनलाइन एजुकेशन में अपने एजुकेशन सिस्टम को शिफ्ट करने में क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। जी सर। देखिए, आपने आपने अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाया हो तो आप ये हैरान रह जाएंगे कि इस मौजूदा जो पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, जिसमें सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं, सिर्फ ये ऑनलाइन और ये जो ई कॉमर्स और आईटी का जो शोबा है वो दिन ब दिन जो है तरक्की कर रहा है। ये किस बात की रामात है? ये आपके लिए एक आई ओपनर है। आई ओपनर ये है कि भाई इन द पोस्ट कोरोना एरा में आपने ऐसी प्रोग्राम लॉन्च करने हैं जिसमें आप एक दूसरे के साथ वेब के जरिए से कनेक्टेड हो, डिस्टेंसेस आप खत्म करें, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करें। आपके मुल्क में तकरीबन 1000 से ज्यादा पीएचडी बेरोजगार हो गए हैं, उनको आप उस पर डिप्यूट करें, उनके लिए उनके जिम्मे कुछ ऐसे चैलेंजिंग टास्क दे दें जो कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मदद मिले। अगर आपकी एग्जिस्टिंग फैकल्टी रेजिस्ट कर रही है और वो कह रही है कि नहीं हम घर में सिर्फ बैठेंगे और सिर्फ तनख्वाह लेंगे और पढ़ाएंगे नहीं, और स्टूडेंट रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप खुदारा उन बेरोजगार जो पीएचडीज हैं उनकी कोई फिक्र करें। मैं आपको बता दूं कि आप इसके जरिए से इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, लोग 5G पे जा रहे हैं, तो आप आईटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, आप ई पेपर एनवायरनमेंट लेके आ जाएं, आप दूसरी चीजों में जो आपकी जो स्पेंडिंग हो रही है उसकी अभी आपके पास बचत आ रही है, तो आप इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर लें, घर घर में आप उसको एक वो दे दें। जिस तरह के हमारे दोस्तों ने, ऊपर के आपसे भी डिस्कशन में ये बात हुई थी कि जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री जो अंबानी वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से जो है ना पूरे मुल्क में इंटरनेट को फैसिलिटेट किया कि 1000 रुपए का जो है ना उन्होंने मोबाइल सेट जो है वो बनाया, फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 साल तक उसमें फ्री इंटरनेट दे दिया। इसके जरिए से पूरे इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गया। हमारे मुल्क में क्योंकि ये नई चीज है, एक चैलेंजिंग टास्क है, लोग 18-18 घंटे ऑनलाइन रहने की आदत आप उन्हें नहीं है, लेकिन दुनिया चेंज हो रही है। आपको हुकूमत जो है ना बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं दे रही है, जितने भी शोबाजात होंगे आप वो ऑनलाइन आप करेंगे, ऑनलाइन के जरिए से आप अमेरिका से मवाद निकालकर आप यहाँ पर पाकिस्तान में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पाकिस्तानी स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे। स्टूडेंट इसलिए रिजिस्ट करते हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी नहीं है। अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन को असातिज़ा की सैलरीज पर तवज्जो देनी चाहिए, उनकी सैलरीज का पैकेजेस इनहांस करने चाहिए और उन्हें कहा जाए कि भाई आप चैलेंजिंग मार्केट बेस्ड कोर्सेज लेके आए, ताकि जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हों वो मार्केट में उनकी जरूरत हो, वो बेरोजगार ना हो, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। उनके लिए टीचर्स क्यों जो डिट्रैक हो जाते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं है, और आप उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब टीचर्स पर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो टीचर्स से आप क्या तवक्को करेंगे कि वो आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऐसा पेटेंट प्रोड्यूस करें, ऐसी वैक्सीन बना के ले आए, ऐसी कोई किट बना के ले आए, कोई मास्क लेके आ जाए, ताकि वो कोविड-19 में जो है ना इस पेंडेमिक से जबरदस्त आजमा हो सके।
ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. جاتے جاتے آپ کوئی ایسا میسج بتا دیں اپنے جو پاکستانی عوام ہیں، اپنے آپ جو فین فالوورز ہیں، آپ کو جو کیئر کرنے والے ہیں، اور ساتھ میں آپ اپنے فیوچر میں پاکستان کے لیے کیا آپ کے خواب میں پاکستان کے لیے آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. سر 1 منٹ میں کائنڈلی اس کو کلوز کیجیے گا. جی سر. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہیں کہ دیکھیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اپنی پڑھائی کریں، اسکالرشپ لیں اور زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اساتذہ کے درمیان جو ہے پیار و محبت ہونی چاہیے. دیکھیں یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس میں جس کے پاس ٹیلنٹ ہوگا وہی آگے ہوگا. کسی کی ریفرنس، کسی کی انٹرفیرنس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. آپ دنیا جہان کے جتنے بھی آپ کے بلینئرز ہیں، ایک بلینئر آج سے چند مہینے پہلے فرسٹ پوزیشن پہ تھا، وہ 10ویں پہ آ گیا ہے، 10ویں والا 1 پہ آ گیا. یہ تو پروڈکٹ اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمرشلائزیشن انوویشن کا دور ہے. آپ اس میں خدا را اپنے آپ کو بزی کریں، نئے نئے پروڈکٹ نکالیں، پیٹنٹ نکالیں، فنڈنگ جنریشن کے نئے نئے طریقے نکالیں، انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز آپ اسٹیبلش کریں، حکومت پاکستان کو مضبوط کریں، حکومت پاکستان کی ہیلپ کریں، ان کے دیے گئے گائیڈ لائنس پر کو آپ فالو کریں. افواج پاکستان ہماری جتنی قربانیاں دے رہی ہیں ان کو آپ ایکنالج کریں، آپ ٹھیک. ڈسپلن اختیار کریں، اور اپنے درمیان جو آپ کے ایسے لوگ ہیں جو حکومت پاکستان اور ان کے دیے گئے گائیڈ لائن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ آپ اپنے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کریں. ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ تھے وائس چانسلر بری یونیورسٹی جناب سید عابد علی شاہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. میں اپنے تمام ویئرز اور چاننے والوں کو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اپنے کام کو بڑی ایک ہونا پڑے گا تعلیمی نظام کے لیے، کیونکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ بڑا جڑا ہوا ہے، اور ہماری جو 60% سے زیادہ آبادی ہے اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا. اس وقت پاکستان کی صرف 30 ملین آبادی ڈیجیٹلائز، یعنی وہ انٹرنیٹ یوزر ہیں، اور بقایا جو آپ کی 170 ملین آبادی ہیں وہ انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کر رہی. تو یہ بہت ہی اندیشے کی بات ہے، کیونکہ دنیا شفٹ ہو رہی ہے. پہلی بات ہوگی. دوسری بات کہ ہم اپنے پولیٹیکل انفلوئنس، اپنی پالیٹکس، اپنی گروپنگ، ان ساری چیزوں سے اپنی یونیورسٹیز، اپنے تعلیمی نظام کو اور اپنے معاشرے میں ان اچھے لوگوں کو گنوا بیٹھتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کو سنوارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ ہم اپنے آنے والے وقت میں اپنے ہیروز کا دھیان رکھیں گے، ان کو پہچانیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، ان کو سراہیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس وبا سے بچائیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خوش رہیں گے، اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کا خیال رکھیے گا. دیجیے گا اپنے بھائی عبید صفان کو اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.